नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आरएस मेंस 2023 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों प्रथम क्वेश्चन है वो आपके वर्ल्ड हिस्ट्री का है। तो देखते हैं कि पुनर्जागरण के केंद्र में इटली के होने का प्रमुख कारण क्या था। यानी पुनर्जागरण का केंद्र है इटली में होने का प्रमुख कारण क्या बताया जाता है। तो मैं इसमें पॉइंटों का ध्यान रखना है। एक तो प्राचीन रोमन सभ्यता का केंद्र, यानी रोम में प्राचीन लैटिन साहित्य की उपलब्धता थी और प्राचीन स्मारक आदि होने के कारण है पुनर्जागरण का केंद्र इटली में रहा होगा। प्रथम पॉइंट तो ये होगा। दूसरा पॉइंट है कि व्यापारिक समृद्धि एवं विदेशी व्यापारों का होना, यानी अरब और एशियाई व्यापारी है इटली की अनुकूल भौगोलिक स्थिति के कारण यह आपके इटली से निरंतर संपर्क में रहते थे। मध्यम वर्ग का उदय और मिलान, नेपल्स और फ्लोरेंस जैसे नगरों का यहाँ पे होना। अगला है प्राचीन यूनानी संस्कृति से संपर्क होना, यानी कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों के अधिकार के कारण यूनानी चिंतकों द्वारा इटली में प्रवास कर लेना। अगला पूर्व की समृद्ध संस्कृति से संपर्क, व्यापार प्रगति के कारण पूर्वी देश के व्यापारी एवं इटली के व्यापारियों में संपर्क, ज्ञान, तर्क और आदि को प्रशिक्षित किया गया था। अगला है इटली में शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन, यानी व्यापार और निरंतर आर्थिक प्रगति ने धर्म नियंत्रित, रूढ़िवादी और संकीर्ण व प्रतिबंधित शिक्षा की जगह तर्क, विज्ञान और मानव उपयोगी शिक्षा को बढ़ावा दिया था। इसीलिए है वो आपके पुनर्जागरण का केंद्र क्या बना था, आपके इटली बना था। अब देखते हैं उपयुक्त कारणों से स्पष्ट है कि इटली यूरोप में पुनर्जागरण की नवीन विचार शैली के प्रसार का अग्रदूत बना। आपके धर्मनिरपेक्ष बुद्धिवादी चिंतन ने कला और साहित्य सर्जन में धर्म के स्थान पर मौलिक विषयों का चयन किया था। तो दोस्तों ये आपके 10 नंबर का क्वेश्चन आता है और 100 शब्दों में लिखना होता है। यदि पॉइंट के हिसाब से देखें तो पॉइंट यदि हम बनाएं तो बहुत अच्छा है, आपको रेस्पॉन्स मिल सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा की अवधारणा के बारे में बताइए। तो 50 शब्दों वाले क्वेश्चन है आपके 5 नंबर के होते हैं। तो दोस्तों ये आपके आप मान सकते हो इथिक्स यानी नीति शास्त्र का ये क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा की अवधारणा के बारे में। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक शिक्षा की विचारधारा को विकसित किया था, जिससे सामाजिक और व्यक्तिगत रचनात्मक गुणों को विकसित करने का अवसर मिले। उनके अनुसार शिक्षा को आत्मनिर्भर होना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो रोजगार दे सके, यानी व्यक्ति हो आत्मनिर्भर बन सके। इसके अंतर्गत है शिक्षा वो आपके शारीरिक परीक्षण, स्वच्छता और स्वावलंबन पर जोर दिया जाना चाहिए। शिक्षा किसी ने किसी हस्तकला से अवश्य संबंधित होनी चाहिए। शिक्षा की ये प्रणाली आपके मैट्रिकुलेशन स्तर पर अंग्रेजी के बिना अपनाई जानी चाहिए, यानी है अंग्रेजी के बिना ये शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा समस्त स्त्री और पुरुषों के लिए आवश्यक रूप से होनी चाहिए। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को उसके उच्चतम लक्ष्य की अनुभूति कराना और उसे स्वयं में सर्वोत्तम बनाने की प्रेरणा देना होना चाहिए। यानी शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए कि व्यक्ति को एक तो उच्चतम लक्ष्य की अनुभूति कराना और स्वयं एक तो सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा बनने की प्रेरणा देने वाली शिक्षा होनी चाहिए। गांधी जी है वो आपके तात्कालिक शिक्षा पद्धति से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वे शिक्षा विदेशी भाषा के माध्यम से दी जाती थी। जो तात्कालिक शिक्षा थी तो पूर्ण रूप से विदेशी संस्कृति पर यह शिक्षा आधारित थी, इसलिए तात्कालिक शिक्षा का उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था और बेसिक शिक्षा की उन्होंने विचारधारा उत्पन्न की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बुनियादी शिक्षा संबंधी प्रावधानों में गांधी जी के विचारों को स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके पॉलिटी से है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द आए, एक तो आर्थिक न्याय, एक सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय की अवधारणा को हमें बताना है। सामाजिक न्याय क्या है, यानी हर व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार करना क्या है, सामाजिक न्याय। इसका मतलब है कि समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और महिलाओं की स्थिति में क्या करना, सुधार करना क्या है, सामाजिक न्याय है। अब देखें आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या है, तो दोस्तों आर्थिक न्याय है आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। संपदा, आय, संपत्ति की असमानता को दूर करना भी इसमें क्या है, शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप है आपके अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय दोनों का मिला जुला रूप है वो आपके अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। ये भी पॉलिटी से क्वेश्चन है दोस्तों।
50 शब्दों का 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के संविधान में एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था का भी प्रावधान है, इस मत की पुष्टि करना। यानी एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था का भी प्रावधान है। देखते हैं, भारतीय संविधान में एकात्मक शासन प्रणाली तथा संघीय शासन प्रणाली दोनों के लक्षण विद्यमान है। इखेरी नागरिकता, इखेरी न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति आदि क्या है, एकात्मक शक्तियों के उदाहरण माने जाते हैं, यानी एकात्मक लक्षण के उदाहरण माने जाते हैं। जबकि लिखित संविधान होना, संविधान को सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय आदि संघात्मक व्यवस्था के लक्षण है। तो आप देख सकते हैं आपके भारत में एकात्मक लक्षण भी है और आपके संघात्मक लक्षण भी है। फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख है और राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। इसके दो अभिप्राय है, एक तो भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए समझौते का निष्कर्ष नहीं है और दूसरा है किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के यदि ये आंसर देखें तो बहुत ही अच्छा आंसर माना जा सकता है। दो उदाहरण भी दे रखे हैं और आपको एकात्मक लक्षण भी दे रखे हैं और संघात्मक लक्षण के साथ आपको वापस इसमें आपके तर्क भी दे रखा है। अगला है उत्पत्ति के आधार पर पठार, यानी गिरिपद पठार और ज्वालामुखी पठार को हमें बताना है। गिरिपद पठार यानी पर्वतों के आधार पर स्थित पठारों को गिरिपद या पर्वतपदीय पठार कहा जाता है। ये एक ओर उच्च पर्वतों से घिरे होते हैं तथा दूसरी ओर ये सागर या मैदान से घिरे होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के आपके जो पिडमांट का पठार और दक्षिण अमेरिका के पेटागोनिया का पठार है वो आपके गिरिपद पठार का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, आप प्री की दृष्टि से भी आप देख सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि पिडमांट पठार है वो कहाँ पे स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और पेटागोनिया का पठार कहाँ पे स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। किसके उदाहरण है, आपके गिरिपद पठार के उदाहरण है। अगला है ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी के निसर्त लावे के जमाव के कारण बने सपाट विस्तृत भूभाग को ज्वालामुखी पठार कहा जाता है। यानी ज्वालामुखी निकलती है और जो पठार बनता है उसे आप कौन सा पठार, ज्वालामुखी पठार कहते हैं। दरारी उद्भेदन इनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण माना जाता है। भारत में दक्कन का लावा पठार और संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलंबिया और सनेक पठार लावा निर्मित पठार के सर्वोत्तम उदाहरण माने जाते हैं। विज्ञान का क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि ओपन सोर्स तकनीक क्या है। सूचना क्रांति के बदलते परिवेश में ओपन सोर्स तकनीक का महत्व हमें बताना है। ओपन सोर्स तकनीक एक अवधारणा है जिसमें आपके तकनीकी ज्ञान का स्वतंत्र रूप से उपयोग सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इसे फ्री सॉफ्टवेयर के नाम से, ओपन सोर्स तकनीकी को फ्री सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है, जिसमें यह माना गया है कि समुदाय के लिए जो जानकारी या तकनीक विकसित की जाती है वह व्यावसायिक प्रवृत्तियों से मुक्त होनी चाहिए। यानी जो भी समुदाय या समाज के लिए जानकारी तकनीकी होती है वो आपके व्यावसायिक प्रवृत्तियों यानी जो कमाने का जरिया है उससे मुक्त होनी चाहिए। यही क्या है, ओपन सोर्स तकनीकी है। इसका अर्थ है किसी वस्तु के अंतिम उत्पाद का सभी जन तक निःशुल्क आपके उपलब्ध होना। यानी ओपन सोर्स तकनीक का मतलब है कोई भी जो सेवा दी जा रही है, जिसका अंतिम उत्पाद है, जो कोई भी सेवा है वो क्या हो, निःशुल्क उपलब्ध हो। यानी उसका व्यावसायिक प्रवृत्ति से कोई लेन देन नहीं हो। सूचना क्रांति के बदलते परिवेश में ओपन सोर्स तकनीक इंटरनेट के साथ ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगी है, जिसके लाभ निम्नलिखित हैं। इसका बड़ा लाभ यह है कि इसे प्रयोग करने या संशोधित करने की छूट हमेशा रहती है, अतः इसे कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाता है। इससे सूचना प्रौद्योगिकी, जिसमें आपके स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा और स्वच्छ पेय को जन जन तक पहुंचाकर नई गति दे सकते हैं। निष्कर्ष, इंटरनेट, ईमेल व अन्य साइट के इस दौर में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की महत्ता और बढ़ गई है। इसका उपयोग मानव जाति के कल्याण हेतु एक आंदोलन के रूप में कर विभिन्न क्षेत्रों में कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है ओपन सोर्स तकनीक के जरिए, क्योंकि ये एक प्रकार से क्या है, एक निःशुल्क आपके कोई भी सेवा है जो हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगला है भारतीय विदेश नीति के प्रमुख आदर्श और उद्देश्यों पर लेख। तो दोस्तों भारत की विदेश नीति के प्रमुख आदर्श और उद्देश्य देखें तो दोस्तों सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच आपके सम्मानपूर्वक संबंधों को बनाए रखना। एक तो क्या है, अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध बना रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।
आपके अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति विभिन्न राष्ट्रों के आपके संबंधों में संधियों के पालन के प्रति क्या रखना, आस्था रखना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने की नीति को प्रत्येक संभव तरीके से प्रोत्साहन देना। अगला है सैनिक गुटबंदियों और सैनिक समझौतों से अपने आप को क्या रखना, अलग रखना। ऐसे गुटबंदियों को आपके निरुत्साहित करना। भारत की आकांक्षा आवश्यकताओं को राष्ट्र हित या हित चिंताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में समझ और समर्थन विकसित करना। आपसी विश्वास सम्मान के संबंधों का निर्माण करना। 7वां पॉइंट है कि सभी देशों के साथ व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी के अंतरण और अन्य कार्यमूलक क्षेत्रों में सहयोग का व्यापक आधारित परस्पर लाभप्रद और सहयोगी ढांचा विकसित करना। 8वां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष आ रही जटिल और उच्च स्वरूप की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का उत्तर खोजने के लिए अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय और संयुक्त राष्ट्र और गुट निरपेक्ष जैसे बहुपक्षीय संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में रचनात्मक कार्य की पहल करना। वर्तमान में कोरोना टीकाकरण अभियान की भारतीय सहायता से भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और विशेषकरण पड़ोसी राष्ट्रों से अपने संबंधों को पुनः संयोजित कर रहा है, जो भारत की विदेश नीति के आदर्श उद्देश्यों से प्रेरित है। अगला है राणा कुंभा द्वारा निर्मित मंदिर विशालता और तक्षण कला में उत्कृष्ट है। 50 शब्दों में बताना है तो राणा कुंभा ने राजस्थान में मंदिर स्थापत्य को एक नई दिशा प्रदान की थी। कुंभाकालीन मंदिरों का निर्माण नागर शैली के शिखरों से अलंकृत व ऊंचे प्रसाद पीठ पर किया गया है। उसमें गर्भगृह, अर्धमंडप, प्रदक्षिणा पथ है, आपके आमलक युक्त शिखर पाए गए हैं। मंदिरों की विशालता का तक्षण कला बेजोड़ है। चित्तौड़ स्थित जो कुंभ स्वामी मंदिर है, इसमें सबसे पुराना व मध्यकालीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है, जिनमें उपरोक्त सभी विशेषताएं मौजूद है, यानी गर्भगृह भी है, अर्धमंडप भी है, प्रदक्षिणा पथ भी इसमें मौजूद है। कुंभा के समय उदयपुर का आपके कुंभ मंडप, रणकपुर के मंदिरों में और कुंभलगढ़ और अचलगढ़ के कुंभ श्याम मंदिर आदि अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ और अनेक पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी इन्होंने करवाया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कालीबंगा की जो दुर्ग द्विविभागीकरण व्यवस्था है उसको हमें बताना है। द्विविभागीकरण व्यवस्था को हमें बताना है। कालीबंगा दुर्ग क्षेत्र को एक लंबी दीवार द्वारा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विविभागीकरण किसी अन्य सैन्य स्थल से नहीं मिला है। ताम्र युगीन संस्कृतियों में गणेश और सभ्यता का महत्व, ये क्वेश्चन है आपको जो आने वाली भर्ती परीक्षा है उसमें आपको देखने को मिल सकता है। गणेशवर में उत्खनन में ताम्र आयुधों के साथ लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त यानी माइक्रोलिथ्स, जिससे ज्ञात होता है कि उस समय यहाँ मनुष्य भोजन संग्रही अवस्था में था। मछली पकड़ने के कांटा मिला है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कांतली नदी में पर्याप्त जल था और गणेश्वर सभ्यता को निर्विवाद रूप से भारत में ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी कहा जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। कोई गलती हो तो क्षमा करें। इसी रूप से हम लगभग हमेशा 10 या 8 क्वेश्चन हम देखेंगे और रीडिंग करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एक बार जरूर करें।